हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई इंग्लिश लिटरेचर की जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसमें जो पोएम है ए टाइगर इन द ज़ू, आज हम इस पोएम के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम इसलिए भी है क्योंकि इस पोएम से कई क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे जाते रहे हैं। तो अ टाइगर इन द ज़ू, लेस्ली नॉरिस ने इस पोएम को लिखा है। थोड़ा सा पोएट के बारे में भी जान लेते हैं। लेस्ली नॉरिस, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस was a prize-winning Welsh poet and short story writer. He taught at academic institutions in Britain and the United States, including Brigham Young University. Norris is considered one of the most important Welsh writers of the post-war period, and his literary publications have won many prizes. तो ये जो पोएम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, जिनका जन्म 21 मई 1921 को इनका जन्म हुआ था। और ये एक्चुअली वेल्श पोएट के रूप में जाने जाते हैं। वेल्श पोएट उन्हें कहा जाता है जो वेल्स देश के जो सिटीजन्स होते हैं। वेल्स एक्चुअली ये एक देश है, और जैसे आप जानते हैं कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये सब मिलकर क्या बनते हैं? द यूनाइटेड किंगडम, द यूके जिसे हम बोलते हैं। तो उसी तरह वेल्स में जो लोग रहते हैं उन लोगों को वेल्श कहा जाता है। तो इसीलिए ये एक वेल्श पोएट थे और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। और इन्होंने कई इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया भी है। और सबसे बड़ी बात, इनको पोस्ट वॉर पीरियड के एक इम्पॉर्टेंट राइटर्स में इनकी गिनती होती है। पोस्ट वॉर पीरियड उस पीरियड को कहा जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और कई इनकी पब्लिकेशंस जो है, दे हैव वन मेनी प्राइजेस ऑल्सो। नाउ विल डिस्कस द पोएम इन डिटेल। अ टाइगर इन द ज़ू। दिस पोएम contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the jungle. This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने एक कंपैरिजन दिखाया है, एक तुलना दिखाई है दो टाइगर्स के बीच में। एक टाइगर जो कि जू में है और एक टाइगर जो अपने प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल हैबिटेट मीन्स जंगल, वाइल्ड लाइफ, अमूमन टाइगर्स वाइल्ड लाइफ में ही रहते हैं तो उसको नेचुरल हैबिटेट कहा जाता है। तो एक टाइगर जंगल में है और एक टाइगर जू में है, और इन दोनों के बीच का कंपैरिजन जो है उन्होंने इस पोएम के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। अब हम इस पोएम में जितने भी स्टैंजाज दिए हुए उन स्टैंजाज को हम पढ़ेंगे और हमें ये पता करना है कि कौन वाला स्टैंजा टाइगर इन द जू के बारे में बात कर रहा है और कौन वाला स्टैंजा टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ही, यहाँ पे पोएट ने टाइगर को ही बोलकर उन्होंने जो एड्रेस किया, रेफर किया है यहाँ पर। ही स्टॉक्स का मतलब होता है मूव करना, धीरे धीरे मूव करना। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अब ये जो टाइगर है ये बड़े धीमे धीमे चल रहा है और इसके ऊपर जो स्ट्राइप्स हैं, काली काली पट्टियां हैं, वो बहुत ही क्लियर हैं। विविड का मतलब होता है बड़े साफ तरीके से दिख रही हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि केज मतलब होता है पिंजरा, और पिंजरे के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि एक टाइगर दौड़ सके या फिर भाग सके या बहुत तेजी से चले, इसलिए वो बहुत ही धीरे से मूव कर रहा है क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट हम सब जानते हैं मखमली कपड़ा होता है, और यहाँ पर जो टाइगर के पंजे हैं पोएट ने उसको कंपेयर किया है वेलवेट पैड्स से
क्योंकि जो वेलवेट पैड होते हैं वो भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, मखमली कपड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब वो टाइगर चल रहा है तो उसके पैरों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, बहुत ही धीमे धीमे वो चल रहा है, लेकिन वो चल तो धीमे रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, बहुत एंगर छुपा हुआ उस टाइगर के अंदर, लेकिन वो अपना गुस्सा दिखा भी नहीं सकता, इसलिए वो क्या है, क्वाइट है तो शांत, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है। तो पहला स्टैंजा जो है साफ तौर पर ये हमें दिखा रहा है कि इस स्टैंजा में हम किस टाइगर की बात कर रहे हैं, वो टाइगर की जो जू के अंदर है। अब देखिए सेकंड स्टैंजा की और बढ़ते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. अब पोएट कहते हैं कि भाई पहले स्टैंजा में कहते हैं कि वो जू के अंदर है, बंधा हुआ है, पिंजरे के अंदर है, दौड़ नहीं पा रहा, लेकिन असल में उसको होना कहाँ चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। सही मायने में देखा जाए तो इस टाइगर को क्या करना चाहिए, किसी छांव वाली जगह पर छुपा रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा टीवी में और वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि टाइगर जो है छुप कर हमला करता है अपने शिकार पर, घासों के पीछे छुपा रहेगा या कभी किसी पेड़ के पीछे, कभी कहीं पर भी। तो वैसे ही जो है टाइगर को होना क्या चाहिए, छुप कर रहना चाहिए। लर्किंग यहाँ पर मतलब होता है छुपना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब होता है बिना आवाज़ किए धीरे धीरे आगे बढ़ना। आपने टीवी में भी देखा होगा कि शेर कैसे अपने शिकार पर हमला करता है, धीरे धीरे बिना आवाज़ किए आगे बढ़ता है, ठीक है। नियर द वाटर होल वे प्लम्प डियर पास, तो अमूमन क्या होते हैं ये टाइगर्स जो होते हैं, ये जहाँ पर पानी का स्रोत होता है उसके आसपास ये घात लगाकर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि जानवर पानी पीने आएगा, तो वही सही समय रहता है अपने शिकार पर हमला करने के लिए। तो वहाँ पर एक वाटर बॉडी है जहाँ पर पानी है, और वहाँ पे वो किसका घात लगा के बैठा हुआ, किसके इंतज़ार में बैठा हुआ, प्लम्प, प्लम्प का मतलब चबी और फैट, एक ना हिरन, ठीक है, फैट हिरन के तलाश में वो बैठा हुआ है जहाँ पर वो उसके ऊपर हमला कर सके, ठीक है। अब ये स्टैंजा जो है क्लियरली उस टाइगर की बात करता है जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है, जंगल में है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब इस स्टैंजा में वो कहते हैं कि होना कहाँ चाहिए टाइगर को सही मायने में, उसको होना चाहिए पिंजरे में नहीं होना चाहिए, बल्कि ही शुड बी स्नालिंग, स्नालिंग का मतलब होता है घुर्राते हुए, भयानक आवाज़ें निकालते हुए, अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। अक्सर हमने समाचार न्यूज़ में भी सुना होगा, कभी हमने न्यूज़ में भी सुनते हैं, वीडियोस में भी देखते हैं कि जो जंगल के नज़दीक जो गांव होते हैं, जो घर होते हैं, अक्सर क्या होता है कि कई बार शेर जो है उनको अक्सर रात में शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, या अलग अलग जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। वैसे ही इस शेर की भी आवाज़ जो है उन घरों को सुनाई देना चाहिए जो कि जंगल के किनारे हैं, ठीक है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अपने दांत दिखा रहा है। वाइट है ना, बेरिंग का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखाना, ठीक है। हिज क्लॉस, अपने पंजे भी दिखा रहा है, और क्या कर रहा है, टेरराइजिंग द विलेज, और पूरे गांव में एक प्रकार का दहशत वो फैला रहा है, पूरे गांव में एक आतंक का माहौल है इस टाइगर को लेकर। तो वैसा होना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अफसोस की बात क्या है कि इस टाइगर को एक मजबूत पिंजरे में क्या कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो भी उसके अंदर ताकत है वो सब उस सलाखों के पीछे चली गई है, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं है ताकत करने के लिए। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो चल तो रहा है, स्टॉकिंग का मतलब होता है वॉक करना, वो चल तो रहा है, लेकिन कितना दूर चल सकता है, जितना बड़ा पिंजरा है, पिंजरे की जो दूरी है अंदर जो उतना ही वो चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो लोग उस जू में आए हैं, उस चिड़ियाघर में आए हैं टाइगर को देखने के लिए, वो उनको क्या कर रहा है, देख के क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। इग्नोरिंग का मतलब अनदेखा करना। क्यों अनदेखा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं ना ही इन पर हमला कर सकता हूँ, ना ही इनको अपना शिकार बना सकता हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बेहतर है कि मैं इन विजिटर्स की तरफ ना देखूँ। नेक्स्ट स्टैंजा, ये लास्ट स्टैंजा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब रात जब हो जाती है तो अब वो रात में जो है एक आखिरी आवाज़ सुनने को उसको मिलती है। वो किस चीज़ की आवाज़ सुनने को मिलती है, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब क्या होता है, जो कार
जो गाड़ियाँ गश्त लगाती हैं। गश्त का मतलब क्या होता है कि रात के समय जो गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वहाँ के, वो लोग क्या करते हैं, रात में जो है एक गश्त लगाते हैं कि हाँ भैया सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए जंगल में है तो अमूमन क्या होते हैं कि शेर क्या करते हैं, शिकार करते हैं, क्या ना, शेर ज़्यादातर रात के समय ही शिकार करता है। लेकिन अब जू के अंदर है तो शिकार की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब लास्ट में इसको आखिरी में किस चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है, ना ही कोई शिकार है शिकार करने के लिए, ना उनकी आवाज़ सुनाई देगी। तो आखिरी में किन की आवाज़ सुनता है, गश्त पर जो निकली हुई गाड़ियां हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है उसको। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, है ना, और स्टेयर्स का मतलब होता है एकदम घूर घूर कर देखना, और वो अपनी जो है चमकीली और बड़ी ही ब्रिलियंट आइज, खूबसूरत आंखों से वो किसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो आसमान में जो टिमटिमाते तारे हैं, बड़े खूबसूरत तारे, उनको देख रहा है। शायद एक तरीके से भगवान से पूछ रहा हो कि हे भगवान, ये तारे आज़ाद इस आसमान में, खुले आसमान में टिमटिमा रहे हैं, लेकिन मेरी किस्मत क्या है कि मैं एक जू के अंदर बंद हूँ, कैद हूँ, मेरे पास वो आज़ादी नहीं है शायद जो इन तारों के पास आज़ादी होगी। तो ये वो ब्यूटीफुल पोएम है जो लेस्ली नॉरिस ने लिखी है टाइगर के बारे में, और इस पोएम के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, अमूमन हम इनको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और इनको लाकर जू में रख देते हैं, और ये सही मायने में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जानवर जो हैं जंगल में रहने के लिए इनकी सृष्टि की गई है। ईश्वर ने इनको जंगल में रहने के लिए इनकी सृष्टि की गई। इनका जो माहौल है, इनका जो वातावरण है वो जंगल में रहने का है, ना कि जू के अंदर कैद करके इनको जो हम रखें। और आज़ादी किसको नहीं पसंद है, सबको आज़ादी पसंद, हम सब भी एक आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो फिर हमारे पास भी कोई हक नहीं है कि इन जानवरों से हम इनकी आज़ादी छीन लें। चलिए अब हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस पर ध्यान देते हैं। इस पोएम के कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, इस पोएम में क्या क्या यूज़ हुए। सबसे पहले राइम स्कीम देख लेते हैं। इस पोएम की राइम स्कीम है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले वाले उस पे ले जाऊंगा, स्लाइड पे। अगर आप देखें पहला स्टैंजा, तो राइम स्कीम कैसे देखा जाता है। जैसे कि पहली लाइन लिखी हुई है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब देखिए पहली, इस स्टैंजा की पहली लाइन का आखिरी शब्द है स्ट्राइप्स, ठीक है। तो चलिए स्ट्राइप्स है तो इसको ए मान लेते हैं। दूसरा कहता है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब देखिए स्ट्राइप्स और केज ये दोनों वर्ड आपस में राइम नहीं कर रहे, इसलिए केज को हम मान लेते हैं बी, ठीक है। फिर थर्ड लाइन में आते हैं, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब ये जो क्वाइट वर्ड है, ना ही ये केज से राइम कर रहा है, ना ही स्ट्राइप से राइम कर रहा है, इसलिए इसका हम रख देते हैं, मान लो सी रख देते हैं, ए बी सी। अब आते हैं फोर्थ लाइन में, इन हिज क्वाइट रेज। अब ये जो रेज वर्ड है चौथे लाइन में, पहले स्टैंजा के चौथे लाइन में, ये जो आखिरी वर्ड है ये किससे राइम कर रहा है, स्ट्राइप से नहीं कर रहा। केज, हाँ केज से कर रहा है। केज और रेज आपस में राइम कर रहे हैं, और केज को हमने क्या माना था, बी माना था, ठीक है, बी। तो अब इस पोएम का राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी सी बी, ठीक है, ए बी सी बी। और अगर आप बाकी स्टैंजा को भी देखोगे तो वहां पर भी आपको यही राइमिंग स्कीम देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अब पर्सोनिफिकेशन, दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस में देखने को मिलता है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट हैज एड्रेस्ड इट एज ही। देखिए जब कोई भी वस्तु या कोई और चीज़ को इंसान की तौर पर पेश किया जाता है, रिफ़र किया जाता है या एड्रेस किया जाता है, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। यहाँ पे टाइगर के लिए अमूमन हम जो यूज़ करते हैं वर्ड, प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वो हम इट यूज़ करते हैं, IT इट। लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, यहाँ पर टाइगर के लिए ही यूज़ किया। ही अमूमन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ही हम जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो टाइगर को जो एक प्रकार से ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन को फ्रीडम पसंद है, वैसे वो उनको बताने की वो यही कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर को भी फ्रीडम पसंद है। तो ऐसे समय पर जब इस तरीके के वर्ड्स आते हैं जो किसी भी वस्तु या किसी और जानवर या किसी भी पक्षी को जब इंसान के तौर पे पेश किया जाता है, तो वहाँ के लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ होता है उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। फिर आते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर कहाँ यूज़ हुआ है, अगर आप देखेंगे
शायद पहले स्टैंजा में ही है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ठीक है। टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड विथ वेलवेट। देखिए मेटाफर क्या होता है, मेटाफर जिसको हिंदी में रूपक कहते हैं हम, मेटाफर बेसिकली ये भी एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है। और इस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ कैसे होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति की तुलना किसी और चीज़ से करते हैं, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई दोस्त है और बहुत बहादुर है वो, ठीक है, तो हमने बोला कि यार वो तो शेर है, ठीक है, तो वो सही मायने में शेर नहीं है, लेकिन चूंकि शेर बहादुर होता है और हमने उस शेर के साथ उसकी तुलना की है, तो इसीलिए ये जो लाइन है मेरा दोस्त शेर है, ये क्या है, ये मेटाफर का एक उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बहादुरी को कंपेयर कर रहे हैं, शेर की बहादुरी और हमारे दोस्त की बहादुरी को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा उसको जो कि शेर के तौर पर जो है हम कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ उसको मेटाफर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर टाइगर के जो पंजे हैं उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, मखमली ना, वेलवेट पैड्स से कंपेयर किया गया है। जैसे वेलवेट पैड इतने सॉफ्ट होते हैं, वैसे टाइगर के भी पंजे इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसमें से बिल्कुल भी आवाज़ या ध्वनि नहीं निकलती। नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो है एंजैबमेंट, ठीक है। एंजैबमेंट क्या होता है, एंजैबमेंट ये होता है कि जब कोई पोएम है उसमें कोई एक लाइन है और उस लाइन जब वो पहला लाइन जब ख़त्म होता है, लेकिन उसके अंत में, उसके लास्ट में ना ही कॉमा है ना ही फुल स्टॉप है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और वो दूसरे लाइन में कंटिन्यू हो जाता है, तो उसे एंजैबमेंट कहते हैं। कहने का मतलब अगर 2 लाइन बाद कहीं फुल स्टॉप है, 2 लाइन बाद कहीं कॉमा है, तो वो किसका उदाहरण हो गया, एंजैबमेंट का उदाहरण हो गया। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहीं पे मिल गया हमको, देखिए, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब देखिए तीसरे लाइन में एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज लिखा हुआ है, लेकिन ब्रिलियंट आईज के बाद ना ही कॉमा है ना ही फुल स्टॉप है, और सीधा वो कंटिन्यू हो गया है दूसरे लाइन में, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और फाइनली स्टार्स पर जाके फुल स्टॉप लग रहा है, तो इसे कहा जाता है एंजैबमेंट का उदाहरण, ठीक है। और इसके बाद कुछ और भी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुए हैं लिटरेरी डिवाइसेस, वो भी देखते हैं। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस क्या होता है, देखिए कॉन्सोनेंस रिफर्स टू रेपिटेटिव साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्सोनेंट्स विद इन ए सेंटेंस और फ्रेज। दिस रेपिटेशन ऑफन टेक्स प्लेस इन क्विक सक्सेशन सच एज इन पिटर पैटर। देखिए कॉन्सोनेंस क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड, हम सब जानते हैं A-E-I-O-U, ये वावल साउंड है, वावल साउंड के अलावा बाकी जितने भी साउंड्स होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। जब ये कॉन्सोनेंट साउंड एक ही साउंड बार बार एक के बाद एक वर्ड में अगर यूज हो, तो वहाँ पे हम उसको कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल मानते हैं। जैसे इस पोएम में अगर आप देखेंगे, स्टॉक्स हिज ट्राइब्स लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे पहले ही स्टैंजा में, तो वहाँ पे आप देखिए कि जो एस साउंड है, एस साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखिए बार बार ये एस साउंड रिपीट हो रहा है, स्टॉक्स में एस यूज हुआ 2 बार, फिर हिज में एस यूज हुआ, फिर स्ट्राइप्स में 2 बार एस यूज हो रहा है। तो ये बार बार जब एक ही कॉन्सोनेंट साउंड बार बार वर्ड्स में, एक के बाद एक के वर्ड्स में अगर यूज हो, कोई भी हो सकता है, एस की जगह कोई दूसरा वर्ड भी हो सकता है, जैसे पीटर पैटर में देख लेते हैं, आर यूज हो रहा है, पी यूज हो रहा है, टी यूज हो रहा है, तो ये सारी किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब कॉन्सोनेंस के एग्जाम्पल्स। एसोनेंस देख लेते हैं, एसोनेंस क्या है, एसोनेंस टेक्स प्लेस व्हेन 2 or more words close to one another repeat the same vowel sound but start with different consonant sounds। अब देखिए कॉन्सोनेंस में क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो रहा है, एसोनेंस में क्या है, जब वॉवल साउंड रिपीट होता है, ठीक है, और बार बार जब बैक टू बैक जब क्विक सक्सेशन में यूज होता है तो वो बन जाता है एसोनेंस। उदाहरण पे देख लेते हैं, मेन सेल द वेडिंग बेल्स। अब इसमें ई साउंड जो है, ठीक है, मेन सेल वेडिंग बेल्स, अब ई साउंड जो है बहुत रिपीट हो रहा है, बार बार अगर आप देखेंगे रिपीट हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल बन गया, एसोनेंस का बन गया। मतलब जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा वो कॉन्सोनेंस, जहाँ पे वॉवल साउंड रिपीट होगा वो एसोनेंस। और एक और चीज़ यूज हुआ है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन देखिए क्या है, इस पोएम में कहाँ यूज हुआ, फर्स्ट स्टैंजा में यूज हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ क्वाइट रेज, ठीक है। देखिए क्वाइट रेज, जब 2 वाक्य जिसका अर्थ एकदम विपरीत हो, ऑपोजिट हो एक दूसरे के, उनको जब एक साथ यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल माना जाता है। देखिए क्वाइट का मतलब होता है शांत, रेज का मतलब होता है गुस्सा।
अब कोई आदमी बहुत गुस्से में, तो क्या वो शांत रह सकता है? नहीं रह सकता। तो क्वाइट एक ऑपोजिट वर्ड है, रेज एक ऑपोजिट वर्ड है, लेकिन दोनों को साथ में लिखा गया है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ऑक्सीमोरॉन का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ हुए हैं, और आई होप आपको क्लियर हो गया है ये पोएम और इसके लिटरेरी डिवाइसेस क्लियर हो गए हैं। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, और आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, और मैं आपकी जो भी कन्फ्यूजन है मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप that this poem is very clear to all of you. So that was all from this video. Thank you and God bless you.